बनेगी, नवाब मलिक के ऊपर पिक्चर बनेगी। ये जो अधिकारी ड्रग्स के ऊपर जो इतना कंट्रोल कर रहा है, दाऊद के लोगों को पकड़ रहा है, ये पिक्चर बनेगी, लोगों के सामने सच्चाई आएगी। कितना छुपा लेंगे ये, कितना ताकत के नशे में प्रेस का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, कितना प्रेस ताकत के नशे के अंदर किसी के ऊपर पॉलिटिकल टेररिज्म फैला देंगे, कितना पॉलिटिकल टेररिज्म को लेकर के किसी को मेंटली टॉर्चर करेंगे, कितनी देर करेंगे। मैं नहीं इस चीज़ को कह सकता कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स बेचता होगा, मैं इस बात पे मुझे नहीं पता, मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, ड्रग्स लेता होगा, ली होगी, ली है, और आगे क्या लिंक होगा मंगवाने के टाइम पे, हम उसको ड्रग का स्मगलर नहीं कह सकते। सच्चाई को सच्चाई की बात करें, हम ये कह सकते हैं ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, ठीक है ना। अटैक जो हमारा मेन अटैक वो है कि उस सीनियर अधिकारी ने ड्रग को और इसको जो नार्को टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने आंधी की तरह, एक लहर, एक क्रांति की तरह काम किया है, जो कोई इंसान नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि ड्रग्स का अगर धंधा ख़त्म हो जाता है, राजनीतिक लोग जो सत्ता में बैठे उनकी रोटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स आएगी तो उनको पैसे जाएंगे, ड्रग्स आएगी कुछ पुलिस अधिकारी मिले होंगे उनको पैसे जाएंगे। तो ड्रग को कंट्रोल करना, एक टेररिज्म को कंट्रोल करना, एक नार्को टेररिज्म को कंट्रोल करना, हमारी जो यूथ है, हमारा जो 23 साल का 18 साल का जो यूथ है, वो गलत रास्ते में कहीं भटक ना जाए। गलत रास्ते में भटक गया वो आतंकवादी भी बन सकता है, वो जनरेशन भी बर्बाद कर सकता है, वो आगे यूथ को भी तबाह कर सकता है, तो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को तबाह कर सकता है। उसके ऊपर कंट्रोल के ऐसे आदमी को तो सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और ऐसे आदमी को सम्मान करना चाहिए, और दुनिया को ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होना चाहिए। और नौजवान सेना में जाने के काबिल ना रहे। ये पंजाब के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म आया, और अभी तक पहले टेररिज्म ख़त्म हुआ, अब नार्को टेररिज्म आ गया। एक सच्चा अधिकारी अगर नार्को टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर दाऊद इब्राहिम के बड़े बड़े गुर्गों को पकड़ता है जो करोड़ों अरबों की हेरोइन लाते हैं, ड्रग्स लाते हैं, जो हमारी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारे देश की यूथ को बर्बाद करते हैं, उसके लिए मंत्री खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, मेरा जो अनुभव कहता है, महाराष्ट्र के अंदर टोटल पॉलिटिकल टेररिज्म और राजनीतिक गुलामी की स्टेट बन चुका है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उनको या तो जान से मार देंगे, या उनके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, या उसका पुलिस का गलत इस्तेमाल करेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस, IAS ऑफिसर जिनको हम महान बताते हैं, वो उनके पिट्ठू बन के रह गए। क्यों IPS ऑफिसर स्टैंड नहीं लेते कि सर हम ये गलत काम नहीं करेंगे? पंजाब के अंदर ही बड़े बड़े ऑफिसर देखे, रबैरो जैसे ऑफिसर हमने देखिए, बड़े बड़े और ऑफिसर देखे जो बिल्कुल पॉलिटिशियन की नहीं सुनते थे, गलत को गलत कहते थे। मैं मंत्री रहा हूँ, मेरे ऑफिसर कह देते थे साहब ये काम गलत है, हम नहीं करेंगे। अधिकारियों की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। अधिकारी को उनकी मुट्ठियों में को चले गए अच्छी अच्छी कुर्सियों और पदों को पाने के लिए। अधिकारियों की ज़मीन कहाँ चली गई? वहाँ के IPS अधिकारियों की ज़मीर कहाँ मर गई क्या? IAS अधिकारियों की ज़मीर मर गई क्या? आप इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? सरकार ये कानून के खिलाफ है। जो भी हो रहा है वहाँ पे वो टोटल पॉलिटिकल टेररिज्म। अगर एक आदमी मिनिस्टर हो या आम आदमी हो या पॉलिटिशियन हो, उनके संबंध के लोगों को जो ड्रग का काम करते, जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, जो दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए हैं, अगर उसको पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी एक विजिलेंस की टीम को खड़ा कर देते, इसका मतलब ये है कि ड्रग्स बिकती रहे, नौजवान जो नई जनरेशन है बर्बाद होती रहे, देश कमज़ोर होता रहे, देश की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती रहे, और हम राजनीतिक लोग अपनी सत्ता और सुख और पैसे का आनंद मानते रहें। सिर्फ यही असलियत है जो मुझे पता है। वहाँ पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाया जा रहा है उस अधिकारी के ऊपर। वो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं इन सब नेताओं को कह देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के, याद रखिएगा उसकी उम्र अभी छोटी है, वो बहुत आगे जाएगा, वो CBI में भी जाएगा, वो और अच्छी जगह पे जाएगा। अगर आपके दोबारा काबू आ गया ना, आपके चने चबा देगा वो। अभी तो आप जो जिस तरीके से उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं वो कर लीजिए, पर एक दिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होना पड़ेगा। देखा ना देशमुख, वहाँ का होम मिनिस्टर, एक पुलिस कमिश्नर गैब
और होम मिनिस्टर भी गैप, ये वहाँ की सरकार है। और वही होम मिनिस्टर जब राजपूत का केस होता तो लकीरों वाली जैकेट पहन करके बड़ी एक्टिंग से बात करता, तो मैंने उसी वक्त कहा था इसका हशर बड़ा बुरा होगा। देख लिया, ये नेता हैं हमारे, इसको कहते हैं नेता। ये नेता, एक वो नेता सुभाष चंद्र बोस जिसको कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आज के ठग और चोर नेता जो कमिश्नर कहते हैं हमें वसूली करके दो, वसूली करके दो, होम मिनिस्टर कहता है। तो पिक्चरें जो पॉलिटिशियन के ऊपर बनती हैं, पॉलिटिशियनों की जो सच्चाई बताई जाती है, वो सच्चाई ये महाराष्ट्र के आज के लीडरों की है। और उनका माहौल है पॉलिटिकल टेरर। एक होता है गोलियों का टेररिज्म, वो आदमी जेल लेता, मैं हूँ ना, गोलियों बम्बों का टेररिज्म लाखों बार झेला, हज़ारों बार झेला है। पर जो पॉलिटिकल टेररिज्म होता है ना, जो बड़ा ख़तरनाक होता है, जब ये रूप अपना धारण करता है, ये राक्षस तो क्या, राक्षस तो आता है ना, भगवान को पूछ के आता है, एक व्यक्ति के जान निकालने ले जाता है, जो पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। अरे आप हमारे आदर्श हैं, आपने खद्दर पहना है, खद्दर आज़ादी से पहले भी पहनते थे, खद्दर आज भी आप पहनते हैं, आप लोग आदर्श मानते हैं। आप जिस तरीके से चैनल के अंदर बोलते हैं, आपको देख के क्या नई जनरेशन इस रास्ते पे जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो मैंने देखा, मैं कई सालों से महाराष्ट्र फंक्शनों पे जाता हूँ, ऐसा पॉलिटिकल टेररिज्म मैंने महाराष्ट्र के अंदर कभी देखा नहीं। इन्होंने तो बाला साहब ठाकरे के नाम को दाग लगा के रख दिया। वो योद्धा था, वो बहादुर था, उसके सामने को टेररिज्म भी आता था ना, दाऊद इब्राहिम भी उसके हाथ कांपते थे। आपने तो बाला साहब ठाकरे की अगर रूह ऊपर से देखती, आज रोती होगी, तड़पती होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लोगों ने मेरे नाम के ऊपर, मेरे शिवसेना के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। ड्रग्स की समस्या जहां हर जगह देखी जा रही है, अगर उसको लेकर एक ऑनेस्ट ऑफिसर समीर वानखेड़े दिन रात मेहनत करके ऐसे ही जगहों पर छापे मार के तमाम लोगों के नाम सामने ला रहे हैं, तो नवाब मलिक बार बार पे राजनीति करके समीर वानखेड़े को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ऑफिसर इतना ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसके ऊपर राजनीति क्यों, और बॉलीवुड और राजनीति में इतना बड़ा कौन सा संबंध है जिसे छुपाने की बार बार पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर बिट्टा सर मौजूद हैं और बिट्टा सर से इसी पे डिस्कस करते हैं कि सर, जहाँ ड्रग्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, सरकार भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि लगातार जो ड्रग्स को लेकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है, अगर इन्हीं सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए समीर वानखेड़े जैसा ऑफिसर सामने आता है, तो इसको लेकर राजनीति क्यों कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? देखो, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, इसको कहते हैं राजनीतिक गुलामी, प्रशासन का गलत प्रयोग करना। और जब प्रशासन का गलत प्रयोग होता है तो इसको पॉलिटिकल टेररिज्म के रूप में बनाया जाता है। और जहां ड्रग्स की बात है, इसको कहते हैं नार्को टेररिज्म। एक टेररिज्म, एक नार्को टेररिज्म। जब टेररिज्म से हमारा दुश्मन फेल हो जाता है, फिर वो नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, फिर हमारे युवाओं को ड्रग की तरफ डाल करके इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और नौजवान सेना में जाने के काबिल ना रहे। ये पंजाब के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म आया और अभी तक पहले टेररिज्म ख़त्म हुआ, अब नार्को टेररिज्म आ गया। एक सच्चा अधिकारी अगर नार्को टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर दाऊद इब्राहिम के बड़े बड़े गुर्गों को पकड़ता है जो करोड़ों अरबों की हेरोइन लाते हैं, ड्रग्स लाते हैं, जो हमारी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारे देश की यूथ को बर्बाद करते हैं, उसके लिए मंत्री खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, मेरा जो अनुभव कहता है, महाराष्ट्र के अंदर टोटल पॉलिटिकल टेररिज्म और राजनीतिक गुलामी की स्टेट बन चुका है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उनको या तो जान से मार देंगे, या उनके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, या उसका पुलिस का गलत इस्तेमाल करेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस ऑफिसर जिनको हम महान बताते हैं, वो उनके पिट्ठू बन के रह गए। क्यों आईपीएस ऑफिसर स्टैंड नहीं लेते कि सर हम ये गलत काम नहीं करेंगे? पंजाब के अंदर भी बड़े बड़े ऑफिसर देखे, रबैरो जैसे ऑफिसर हमने देखिए, बड़े बड़े और ऑफिसर देखे जो बिल्कुल पॉलिटिशियन की नहीं सुनते थे, गलत को गलत कहते थे। मैं मंत्री रहा हूँ, मेरे ऑफिसर कह देते थे साहब ये काम गलत है, हम नहीं करेंगे। अधिकारियों की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। अधिकारी को उनकी मुट्ठियों में को चले गए,
अच्छी अच्छी कुर्सियों और पदों को पाने के लिए। अधिकारियों की ज़मीन कहाँ चली गई? वहाँ के आईपीएस अधिकारियों की ज़मीन कहाँ मर गई क्या? आईएएस अधिकारियों की ज़मीन मर गई क्या? आप इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? सरकार ये कानून के खिलाफ है। जो भी हो रहा है वहाँ पे वो टोटल पॉलिटिकल टेररिज्म। अगर एक आदमी मिनिस्टर हो या आम आदमी हो या पॉलिटिशियन हो, उनके संबंध के लोगों को जो ड्रग का काम करते, जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, जो दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए हैं, अगर उसको पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी एक विजिलेंस की टीम को खड़ा कर देते, इसका मतलब ये है कि ड्रग्स बिकती रहे, नौजवान जो नई जनरेशन है बर्बाद होती रहे, देश कमज़ोर होता रहे, देश की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती रहे और हम राजनीतिक लोग अपनी सत्ता और सुख और पैसे का आनंद मानते रहें। सिर्फ यही असलियत है जो मुझे पता है। वहाँ पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाया जा रहा है उस अधिकारी के ऊपर। राजनीतिक गुलामी की तरफ देखा जाए, ये हालात वहाँ पे किए जा रहे हैं और ये बड़ा इस देश के लिए ख़तरनाक रूप है। एक वो आज़ादी जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां ने लेके दे दी थी, एक ये राजनीतिक गुलामी, एक वो गुलामी अंग्रेज़ों की और आज के राजनीतिक लोगों की गुलामी। शहीद आजम भगत सिंह जी फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते हैं और उनकी माता उनको मिलने आती है। भगत सिंह जी की आंखों में आंसू होते हैं। माँ कहती, भगत सिंह मेरा योद्धा फांसी के फंदे को देख के, मौत को देख के रो पड़ा। तो भगत सिंह कहते, नहीं माँ, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि हमारे फांसी के रस्से को चूमने के बाद ये भारत आज़ाद होगा अंग्रेज़ों से, पर अंग्रेज़ों से, गोरे अंग्रेज़ों से आज़ाद होगा और ये महाराष्ट्र के जो नेता बैठे ऐसे काले अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाएगा। और वो चीज़ें सच हुई, वो चीज़ सब सच साबित हुई। सर, अभी आपने भगत सिंह का जिक्र किया जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी ले ली देश को आज़ादी दिलाने के लिए। आज अगर 23 साल का लड़का ही ड्रग लेता पाया जाता है, ड्रग के लिंक में आते हैं, इंटरनेशनल चैट उस लड़के की चैट में मिलते हैं कि वो बाहर से दुबई के जो गुर्गे हैं, जो दाऊद के गुर्गे हैं, उन लोगों से ड्रग की पैडलिंग की बातें करता है। एनसीबी की तरफ से सारी सच्चाई निकाल के सामने लाई जाती है। तो यही महाराष्ट्र में बैठी हुई सरकार, नवाब मलिक की तरफ से ये कहा जाता है कि 23 साल का ही लड़का है। आपने बड़ा सवाल निकाल के किया। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और 23 साल की नौजवान आज ड्रग की तरफ जा रहा है। युवा थे, वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, वो चाहते तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बन सकते थे, पर उन्होंने फांसी के रस्से को 23 साल की नौजवान ने फांसी से रस्से को चूमा। नहीं, ये ही मेरा मकसद है ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारे जाने के बाद नई जनरेशन के लिए आज़ाद भारत छोड़ के जाएं। पर उनको पता था हमारे जाने के बाद, इसलिए वो रोते थे आखिरी वक्त, हमारे जाने के बाद ये देश काले अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाएगा। ये काले अंग्रेज़ हैं। नेता बदनाम क्यों होता? ऐसे लोगों को देख करके नेता बदनाम होता है। आप पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाते। मिली जुली सरकार है आपकी, लवारस सरकार है वहाँ आपकी, पुलिस प्रशासन में कंट्रोल है आपका। कोई किसी को मार दे, कोई पुलिस वाला पकड़ दे, कोई किसी के ऊपर इनकाउंटर कर दे। आपने देखा रिलायंस के मालिक अंबानी के घर के बाहर आरडीएक्स का एक बारूद, जिस तरीके से मेरे ऊपर कार बम चला वो चला दिया। अरे इतना बड़ा इस देश का व्यापारी है, उसके ऊपर आपने कर दिया। कल को टाटा के ऊपर कर दोगे, कल को किसी अमिताभ बच्चन के आगे कर दोगे, कल को किसी और व्यक्ति के आगे आप कर दोगे और उसके बाद उससे पैसे की वसूली का कहोगे हमें पैसा दो। पैसा नहीं देता तो उसको कहेंगे कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। वहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। हम भी जाते हैं ना वहाँ, हम सुरक्षित नहीं हैं, हम पूरे देश में सुरक्षित हैं। पर आज हम ऐसी सरकार को देख के हम महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं हैं। और वो महाराष्ट्र जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक स्टेट है, बॉम्बे इकोनॉमिक स्टेट है। ऐसे नहीं था कि आके वहाँ से पाकिस्तान से आगे बोट के जरिए आतंकवाद आ गया, बोट के जरिए कसाब आ गया, बोट के जरिए आकर के कितने लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया, बोट के जरिए आके ताज होटल पे हमला कर दिया। यही कारण था
कि वहाँ की राजनीतिक सिस्टम बर्बाद हो चुका है और उसको ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्टेप अच्छा उठाना चाहिए। समीर वानखेड़े की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि देश के सामने सच्चाई आए और देश में जो ड्रग का काला कारोबार है इसे बंद किया जाए। पर नवाब मलिक सर हर दूसरे दिन ट्वीट करके उनके पर्सनल, उनकी फैमिली, उनके पिताजी को लेकर ट्वीट करते हैं। अब पर्सनल का, मेरी बचपन का कोई मेरी बात कर लेगा, किसी और के बचपन में कौन क्या शादी कैसे क्या, ये भगवान की दी हुई चीज़ें क्या है। सवाल है कि इस वक्त वो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं इन सब नेताओं को कह देना चाहता हूँ महाराष्ट्र के, याद रखिएगा उसकी उम्र अभी छोटी है, वो बहुत आगे जाएगा, वो सीबीआई में भी जाएगा, वो और अच्छी जगह पे जाएगा। अगर आपके दोबारा काबू आ गया ना, आपके चने चबा देगा वो। अभी तो आप जो जिस तरीके से उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं वो कर लीजिए, पर एक दिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होना पड़ेगा। देखा ना देशमुख, वहाँ का होम मिनिस्टर, एक पुलिस कमिश्नर गैब और होम मिनिस्टर भी गैब, ये वहाँ की सरकार है। और वही होम मिनिस्टर जब राजपूत का केस होता तो लकीरों वाली जैकेट पहन करके बड़ी एक्टिंग से बात करता, तो मैंने उसी वक्त कहा था इसका हशर बड़ा बुरा होगा। देख लिया, ये नेता हैं हमारे, इसको कहते हैं नेता। ये नेता, एक वो नेता सुभाष चंद्र बोस जिसको कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आज के ठग और चोर नेता जो कमिश्नर कहते हैं हमें वसूली करके दो, वसूली करके दो, होम मिनिस्टर कहता है। तो पिक्चरें जो पॉलिटिशियन के ऊपर बनती हैं, पॉलिटिशियनों की जो सच्चाई बताई जाती है, वो सच्चाई ये महाराष्ट्र के आज के लीडरों की है और इन पे पिक्चरें बनेगी। आज नहीं तो कल इनके बनेगी, नवाब मलिक के ऊपर पिक्चर बनेगी। ये जो अधिकारी ड्रग्स के ऊपर जो इतना कंट्रोल कर रहा है, दाऊद के लोगों को पकड़ रहा है, ये पिक्चर बनेगी, लोगों के सामने सच्चाई आएगी। कितना छुपा लेंगे ये, कितना ताकत के नशे में प्रेस का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, कितना प्रेस ताकत के नशे के अंदर किसी के ऊपर पॉलिटिकल टेररिज्म फैला देंगे, कितना पॉलिटिकल टेररिज्म को लेकर के किसी को मेंटली टॉर्चर करेंगे, कितनी देर करेंगे। एक दिन तो जनता समझेगी, जवाब तो जनता भी देगी। ये तो नहीं है, जब देगी फिर ये देशमुख की तरह, पुलिस कमिश्नर की तरह भागते फिरेंगे हिंदुस्तान छोड़ करके। मिसाल आपके सामने, आज बोलो, आपके पास गाड़ी है, आपसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा जिसका रोज आप अपमान करके अपनी गाड़ी के लहराते हुए का अपमान करते हैं, एक दिन वो तिरंगा झंडा भी आपको सवाल पूछेगा, आपने हमारे खून से बने हुए तिरंगे झंडे का अपमान किया, आपने संविधान की शपथ लेकर के संविधान का अपमान किया, आपने संविधान की रक्षा नहीं की। अरे ये कौन सा तरीका है पॉलिटिकल टेररिज्म। किसी अधिकारी को कहो तुम ये केस की पैरवाई करो, जैसे वहाँ पे रिलायंस के बाहर गाड़ी लगा दी थी, पुलिस वाले जिम्मेदार निकले, उन्होंने खुद कहा हमने वहाँ रखा। ऐसे किसी पुलिस वाले को कह दो तुम उसको पकड़ के वहाँ पे ले आओ, उसकी जांच करो और तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, तुम वहाँ खूब पैसा बनाओ, खुद भी बनाओ, हम भी खाएंगे। ये तो चीज़ें सामने चल रही हैं सारी असलियत। तो ये खेल ज़्यादा चलने वाला नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई सामने आ चुकी है, सच्चाई सामने आएगी। और जो ऐसे केसों के ऊपर काम करते हैं, दाऊद के ऊपर काम करते हैं, वो कभी रिश्वत नहीं लेते। मैं आपको बता दूं, दुनिया देख रही है, प्रेस देखी, पूरा मीडिया का जाल फैला हुआ है, कैसे को गलत काम कर सकता है। मैं गारंटी देता हूं वो व्यक्ति ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। ये टोटल उसके ऊपर पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाया जा रहा है। सर एक सवाल ये भी है कि बॉलीवुड में से तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनको रिमांड पे लिया, समीर वानखेड़े ने पूछताछ हुई, उनके लिंक भी निकल कर आए, जांच चल रही है। बार बार पे ये जो महाराष्ट्र की सरकार है ये कहती है कि वो तो बहुत पैसे वाला है, वो ड्रग बेचने का काम क्यों करेगा, उसके पास तो बहुत पैसा है। और यही चीज़ें आज शाहरुख खान के बेटे के केस में कही गई। जब आर्यन खान का नाम निकल के आया तो यही सरकार के लोग कहने लगे कि शाहरुख खान के पास तो बहुत पैसा है, उसका बेटा इस तरीके की चीज़ क्यों करेगा। देखो जी, एक बात मैं आपको बताऊं, बच्चों को हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चे इस तरफ जाएंगे। मैं नहीं इस चीज़ को कह सकता कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स बेचता होगा, मैं इस बात पे मुझे नहीं पता, मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, ड्रग्स लेता होगा, ली है, और आगे क्या लिंक होगा मंगवाने के टाइम पे, हम उसको ड्रग का स्मगलर नहीं कह सकते। सच्चाई को सच्चाई की बात करें, हम ये कह सकते हैं ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, ठीक है ना। अटैक जो हमारा मेन अटैक वो है कि उस सीनियर अधिकारी ने ड्रग को
और इसको जो नार्को टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने आंधी की तरह एक लहर, एक क्रांति की तरह काम किया है जो कोई बंदा इंसान नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि ड्रग्स का अगर धंधा ख़त्म हो जाता है, राजनीतिक लोग जो सत्ता में बैठे उनकी रोटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स आएगी तो उनको पैसे जाएंगे, ड्रग्स आएगी कुछ पुलिस अधिकारी मिले होंगे उनको पैसे जाएंगे। तो ड्रग को कंट्रोल करना, एक टेररिज्म को कंट्रोल करना, एक नार्को टेररिज्म को कंट्रोल करना, हमारी जो यूथ है, हमारा जो 23 साल का 18 साल का जो यूथ है वो गलत रास्ते में कहीं भटक ना जाए। गलत रास्ते में भटक गया वो आतंकवादी भी बन सकता है, वो जनरेशन भी बर्बाद कर सकता है, वो आगे यूथ को भी तबाह कर सकता है, तो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को तबाह कर सकता है। उसके ऊपर कंट्रोल के ऐसे आदमी को तो सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए और ऐसे आदमी को सम्मान करना चाहिए और दुनिया को ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल है कि लगातार समीर वानखेड़े को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर पर्सनल अटैक नवाब मलिक की तरफ से किए जा रहे हैं। ये भी कहा गया था कि 1 साल के अंदर समीर वानखेड़े अपनी नौकरी छोड़ देंगे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जो देश की जनता है उसका सवाल ये है, क्या अगर इसलिए ऑनेस्ट ऑफिसर को बार बार पे डराया जाएगा, क्या अगली बार कोई ऑफिसर इस तरीके से सामने आ पाएगा जो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है? क्या कहेंगे सर देश की जनता के लिए? नवाब मलिक को इतना कह देना चाहता हूँ, नवाब मलिक जी, एक भुजबल का इतिहास आपने देखा होगा। वो आपकी तरह एक्टिंग करता था जब पावर में था, जब होम मिनिस्टर था, रंग बिरंगी शाल पहन करके मैंने देखा, मैं क्या एक दिन फंसेगा। और जब वो जेल से निकला था और जो गनमैन उस वक्त उसकी सुरक्षा में रहते थे, और उसके बाद जब जेल से निकला तो कैदी बना के वो गनमैन लेके आए थे। वो पहले वाल काले थे, डाई थे, उसके बाद वाल चट्टे थे, और देशमुख का हाल आपने देख लिया। तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि ऐसी चीज़ों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप ऐसे जिम्मेदार अधिकारी होके, जिम्मेदार एक मंत्री होके बयानबाजी ना करें जिसमें देश का माहौल ख़राब हो और जिससे नार्को टेररिज्म फैले। ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा काम करें, अच्छे कर्म करें। हम भी मंत्री रहे, जितनी देर है डट के पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म को भी ख़त्म किया और आतंकवाद को भी समाप्त किया, और शरीर के ऊपर बम गोलियां भी खाई। सर सरकार क्यों बचा रही है फिर ऐसे ड्रग पेडलर्स को? बार बार पे अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है, ड्रग बेचने वालों को, ड्रग कंज्यूम करने वालों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपको बताया ना, वहाँ पॉलिटिकल टेररिज्म का माहौल है। पॉलिटिकल टेरर, एक होता है गोलियों का टेररिज्म, वो आदमी जेल लेता, मैं हूँ ना, गोलियों बम्बों का टेररिज्म लाखों बार झेला, हज़ारों बार झेला है। पर जो पॉलिटिकल टेररिज्म होता है ना, जो बड़ा ख़तरनाक होता है, जब ये रूप अपना धारण करता है, ये राक्षस तो क्या, राक्षस तो आता है ना, भगवान को पूछ के आता है, एक व्यक्ति की जान निकालनी ले जाता है, जो पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। अरे आप हमारे आदर्श हैं, आपने खद्दर पहना है, खद्दर आज़ादी से पहले भी पहनते थे, खद्दर आज भी आप पहनते हैं, आप लोग आदर्श मानते हैं। आप जिस तरीके से चैनल के अंदर बोलते हैं, आपको देख के क्या नई जनरेशन इस रास्ते पे जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो मैंने देखा, मैं कई सालों से महाराष्ट्र फंक्शनों पे जाता हूँ, ऐसा पॉलिटिकल टेररिज्म मैंने महाराष्ट्र के अंदर कभी देखा नहीं। इन्होंने तो बाला साहब ठाकरे के नाम को दाग लगा के रख दिया। वो योद्धा था, वो बहादुर था, उसके सामने को टेररिज्म भी आता था ना, दाऊद इब्राहिम भी उसके हाथ कांपते थे। आपने तो बाला साहब ठाकरे की अगर रूह ऊपर से देखती, आज रोती होगी, तड़पती होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लोगों ने मेरे नाम के ऊपर, मेरे शिवसेना के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सर।